हम की बकवास और हाथ अब भी चल रहे थे। अब तक हॉस्टल की सारी लड़कियां और आसपास के सारे लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। कुछ सो कॉल्ड लड़कियों के रक्षक भी थे, अब तक उसे पीटना चालू कर चुके थे। लेकिन हमारे दोनों लव बर्ड्स अब भी टशन में खड़े थे। थोड़ी देर में रेहान को चक्कर आने लगे, लेकिन अब भी उन लोगों का मन नहीं भरा था। तभी एक बंदे ने वहां पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और जैसे ही उसके सिर पर मारने की कोशिश की, किसी ने बीच में ही उसे पकड़ लिया और एक जोर की लात उस बंदे को पड़ी और वो 2 फुट दूर जाकर गिरा। आरजू ने हाथ का डंडा फेंकते हुए दूर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अगर मेरे आने पर इनमें से एक भी बंदा यहाँ सही सलामत दिखा तो। आरजू ने रेहान के बाल पकड़कर उसकी ओर आंखों में गुस्से से घूरते हुए कहा, फिर मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। सब बस आरजू को देख रहे थे। वो गुस्से में वहां से जाने लगी तो रेहान ने मुस्कुराकर एक बार सीटी मारी। ये देखकर एक लड़का उसे मारने बढ़ा, लेकिन उसने उसका हाथ बीच में ही पकड़कर उसे ऐसी टेक्निक से मोड़ा कि वो टूट गया। रेहान ने तेज आवाज में बोला, यार तुझे तैयार होने की क्या जरूरत है, पहले इतनी तैयार है और वैसे भी तैयार होकर तू कौन सा मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड बनने वाली है। रहेगी तो तू गोलू ही ना। गोलू, डोंट कॉल मी गोलू। आरजू ने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो तब तक सोहम समेत सारे लड़के वहां जमीन पर अपनी टूटी हड्डियों के साथ पड़े हुए थे और रेहान फुल एटीट्यूड में खड़ा था और बाकी सब मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। आरजू को अपनी तरफ देखते देखकर रेहान ने भी शरारती मुस्कान के साथ अपने कंधे उचकाए और धीरे से एक आंख विंक कर दी। आरजू ने गुस्से से अपनी उंगली अपनी नाक पर मारी और हुँ करके अपने कमरे में चली गई। वैसे अब तक उसके चेहरे पर उसकी प्यारी सी हंसी वापस आ चुकी थी। रेहान ने कार में से अपनी पानी की बोतल ली और अपना चेहरा धो लिया। अब तक वो वहां खड़ी आधी से ज्यादा लड़कियों का क्रश बन चुका था, और हो भी क्यों ना। 6 फुट 1 इंच हाइट, टी शर्ट से बाहर आती बाइसेप्स, फिट बॉडी और अभी अभी हुई फाइट, सब तो था उसके पास जिससे कोई भी उस पर फिदा हो जाए। कुछ लड़कियों ने तो उसकी बैंडेज करने के नाम पर उससे बातें करना भी शुरू कर दिया। अब रेहान बाबू, वो तो बेचारे वैसे भी लड़कियों से बात नहीं करते थे और उस पर उनकी मैडम गुस्सा भी थी, तो उसकी तो पहले से ही बोलती बंद हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह सारे घायलों को इलाज के लिए भिजवाया और खुद वहां खड़े खड़े आदमियों में बिजी कर लिया। इधर लड़कियां तो पहले खुसुर पुसुर शुरू कर चुकी थी। ऐसे में रेहान का उन्हें इग्नोर करना और उस हिटलर को भाव देना एक बहुत ही बड़ा और गंभीर विषय बन चुका था, तो सब उसी में लगे हुए थे। अचानक से ये खुसुर पुसुर थम गई थी और सबकी नजर एक तरफ उठ गई। सामने आरजू एक बेबी पिंक कलर की 1 पीस ड्रेस में खड़ी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिप ग्लॉस, पैरों में हील्स, बिल्कुल किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी। उसे वहां पहले किसी ने भी इस तरह नहीं देखा था, तो सब उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। उसने एक बार सबको देखा और सामने चली गई और रेहान के पास पहुंचकर उसका मुंह बंद किया, जो पता नहीं कब से मुंह फाड़े उसे देख रहा था, और फिर ड्राइवर से कहकर अपना सामान गाड़ी में रखवाया और जाकर कार में बैठ गई और उसके साथ ही रेहान भी बैठ गया। इधर विश्वेश जी को हेडक्वार्टर में कुछ रिपोर्ट देनी थी, तो वहां चले गए। सुमेश जी रात से सोए नहीं थे, तो वो अपनी नींद पूरी करने में लगे थे और अजीत फोन पर कोई बिजनेस की बात कर रहा था, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए आरव भी ईशानी के साथ दिल्ली दर्शन करने निकल गया। दूसरी तरफ आरजू अपनी मुंह फुलाए बैठी थी। रेहान ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, जान, आपको याद है बचपन में मैं अकेला ही था। मेरे साथ कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं बात कर सकूं, खेल सकूं, झगड़ सकूं, चोट लगने पर, डर लगने पर जिससे लिपट कर रो सकूं। माँ का तो पता ही है, पापा के पास भी वक्त नहीं होता था। फिर मेरी लाइफ में तुम दोनों आए, मुझे हंसना सिखाया, बोलना सिखाया, और फिर मैं तुम दोनों के साथ घर जाने लगा और आंटी ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अधूरापन दूर किया। मुझे माँ का प्यार दिया, मुझे वो गोद दी जिसमें बैठकर मुझे कभी डर लगा ही नहीं। जब भी कोई शरारत करता तो छुपने के लिए आंचल दिया उन्होंने। मुझे माँ का प्यार दिया और फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल सका, इसलिए फिर तूने उनसे वादा किया कि तू डॉक्टर बनेगी और किसी भी दूसरे बच्चे को वो सब नहीं झेलने देगी जो तूने या हमने झेला है। तुझे याद है कैसे ईशा से मेरी दोस्ती की बात सुनते तेरी खिसक गई थी और तूने कितना बड़ा बवाल कर दिया था, और फिर कैसे हम दोनों सारा टाइम साथ रहने की कोशिश करते। हम तो उसी वक्त अपनी दोस्ती को साइड में रख चुके थे और सारा टाइम सिर्फ कपल की तरह रहते थे। अब तू ही बता, अगर तेरा एडमिशन पुणे में ही किसी कॉलेज में हो जाता तो तू क्या तब भी ऐसे जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करती? क्या तब तू इतनी काबिल होती? जान, ये दोस्ती, ये प्यार, इन सबके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन तुझे नहीं पता तेरा डॉक्टर बनना कितने लोगों के लिए जरूरी था, कितने लोगों का सपना था ये। और फिर आंटी सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि मेरी भी माँ थी, और तू तो मेरी सांसें हैं। तो फिर जो चीज आप दोनों से जुड़ी हुई हो, उसे लेकर किसी भी तरह की लापरवाही कैसे कर सकता हूँ मैं? क्या तुझे अब भी लगता है कि तुझे खुद से इतने समय तक दूर रखकर मैंने कोई गलती की? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आई एम सॉरी। आरजू भी उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसने उसके कान पर से हाथ हटाए और धीरे से सिर हिलाया और उसके सीने से जा लगी। रेहान ने भी उसे खुद में छिपा लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद आरजू ने उससे पूछा, आप उन गधों से मार कैसे खा रहे थे? आपको याद तो है ना? आपको मारने का और आपकी हड्डियां तोड़ने का हक सिर्फ मेरे दोनों पापा का, भाई का और मेरा है। बिल्कुल प्रिंसेस, मुझे अच्छे से सब याद है। मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि इन सालों में मैंने काफी बॉडी बना ली है, तो आप ना जरा ताकत से मारना, उन गधों की तरह नहीं। बॉडी बना ली है? आपको याद भी है, पहले आपके बाइसेप्स 32 थे, अब बस 30 रह गए। आपकी छाती पहले 37 थी, अब 35 रह गई है, और कमर
अचानक से आरजू को ध्यान आया कि वो क्या बोल रही है, तो वो झेप गई और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। लेकिन रेहान कहाँ मानने वाला था। वो तो बार बार उसके कंधे पर अपने कंधे से टच करके पूछ रहा था, सच्ची जान, हाँ आपने हमें इतने बारीकी से नोटिस किया? हमें तो पता ही नहीं था। वैसे और क्या क्या नोटिस करती हैं आप हमारे बारे में? स्टॉप इट, अभी से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे आप, बिल्कुल चुप। उसके सामने तो रेहान चुप होकर बैठ गया, लेकिन जैसे वो खिड़की की तरफ मुड़ी उसने झट से उसके गालों पर एक किस कर लिया और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसी तरह रोटे मनाते नोक झोंक करते रेस्टोरेंट आ गया। जैसे ही दोनों अंदर आए और आरब और ईशानी भी वहीं पर थे, चारों साथ में बैठ गए, चाट गोलगप्पे खाते हुए बातें करने लगे। अच्छा रेहान, आप मेरी फ्रेंड को हमेशा गोलू ही क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना, आपने कभी गोलगप्पा देखा है? गोल गोल, फुला फुला, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। आपकी फ्रेंड भी बिल्कुल ऐसी ही है। अभी देखो, ऐसे मुंह फुलाए बैठी है जैसे कितना गुस्सा है। लेकिन उस वक्त रेहान और आरब के प्लेट में दो दो गोलगप्पे थे। उसकी बात सुनकर आरजू ने पहले गुस्से से उसे घूरा, फिर एक तरफ देखकर किसी को हाय कहा, तो सब पीछे देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तो सबने पूछा कि कौन था। आरजू ने बस अपने कंधे उचका दिए और अपनी प्लेट से खाने लगी। रेहान और आरब ने जब अपनी प्लेट चेक की तो उसमें अब बस एक एक गोलगप्पे बचे थे और अब वो दोनों उसे घूर रहे थे। क्या हुआ, नहीं खाना है? ओके, उसने वो दोनों गोलगप्पे भी झट से खा लिए। 2 सेकंड के लिए उन दोनों ने उसे घूरा और फिर सब जोर से हंसने लगे। फिर दोनों उसे हग करके कहते हैं, मिस्ड यू यार, मिस्ड यू सो मच। मस्ती करते करते सब वापस होटल पहुंच गए, जहां विश्वेश जी उनका इंतजार कर रहे थे। वो हॉस्टल के सामने हुई लड़ाई के बारे में और सोहम के बारे में पूछने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं पता चला जिससे उन्हें सोहम पर शक होता। लेकिन चूंकि आरजू की वजह से उसके हॉस्पिटल की सच्चाई बाहर आई थी, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। फिर वो सब पुणे के लिए निकल गए, जहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका वेट कर रहा था। सब पुणे पहुंच गए। आरजू ने तो धमाल मचाना शुरू भी कर दिया था और आरव, अजीत, रेहान, अजय सबकी लगी पड़ी थी। पापा लोगों की टीम तो पहले से ही उसकी टीम में थी, लेकिन देवकी जी, अरे वही जो बचपन में हर बात में अजय का और पिछले कुछ सालों से रेहान का फेवर कर रही थी, और हाँ, जिनको आरजू की हर बात से प्रॉब्लम होती थी। हाँ जी, बिल्कुल वही। उन्होंने भी इस बार आरजू की ही टीम ज्वाइन कर ली थी और ये तक कह दिया था कि उनके बिगड़े शहजादों को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आरजू ही है। तो बेचारे शांति से अपना कचरा करवा रहे थे। इन सब में अगर कोई था जो शांति से एंजॉय कर रहा था तो वो थी ईशानी। वो किसी भी टीम में नहीं थी। अगली सुबह आरव की नींद शोर शराबे के साथ खुली। जब वो नीचे आया तो वहाँ पे बुआ जी, फूफा जी, उनके दोनों बच्चे अमित और आशा, मामा जी, मामी जी, मौसी जी, उनका बेटा रोशन, सब बैठे बातें कर रहे थे। अरे ओ जानकी के लाल, आपका वहीं खड़े रहने का इरादा है या हमसे मिलोगे भी? अरे जी, आजकल के लौंडे लपादे न जाने खुद को क्या समझते हैं। सो तो हम हमारी गुड़िया के लिए यहाँ आ जाते हैं, वरना बता रहे हैं तुमको हम लल्ला, तुम्हारा जो लाडला है ना। बुआ जी की रनिंग कमेंट्री सुनकर सब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और आरव अपना माथा पीटता, सिर धूनता आके उनके पैर छूता है। रहने दे, बोलने पर किया तो क्या किया। अरे जे तो सब श्रद्धा की बात है, जिसमें श्रद्धा होगी सो तो आपे आके कर लेगा, वरना कहने पर तो फिर आधे मन से या फिर मन में 100 गालियां देते हुए करोगे। अरे उससे तो अच्छा है कि मत ही करो, नहीं तो फिर आओ, और नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी। बुआ जी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले आरव जाकर फूफा जी के पैर छू लेता है और उनसे हालचाल पूछने लगता है, लेकिन बुआ जी को तो इसमें भी चैन नहीं मिलता। देखा था लल्ला, कितना बदतमीज हो गया वो लौंडा। मतलब हम यहाँ कुछ बात कर रहे हैं और जे छोरा हमारी बात बीच में छोड़कर चला गया। मतलब हमारी तो कोनो इज्जत ही नहीं है घर में। बुआ जी का रेडियो अभी भी नॉन स्टॉप चला जा रहा था और बेचारा आरव मदद की आस में कभी पापा को तो कभी फूफा जी की ओर, कभी आरजू को देख रहा था। वो सब भी लाचारी में उसकी ओर देख रहे थे। वो क्या है ना, इस रेडियो का स्टॉप बटन बनाना तो भगवान जी भी भूल गए थे। उसका तो कोई उपाय था ही नहीं। फाइनली आरव ने आरजू को इशारे में कहा कि अगर वो इस मुसीबत से बचा लेती है तो कोई भी 3 विशेष पूरी करेगा। अरे ओ बुआ जी, अभी तो आप सारा दिन यही है ना। अरे फिर हम सब भी यही हैं, तो बाकी बातें बाद में, पहले नाश्ता। वो क्या है ना, बुआ जी के गले से लिपटते हुए, अगर मेरी प्यारी सी बुआ जी ज्यादा देर भूखी रह गई ना तो फिर उनकी तबीयत खराब हो जानी है, इसलिए पहले नाश्ता फिर बाकी बात। हाय हमारी गुड़िया, इस पूरे घर में एक तो ही है जिसे मेरी फिक्र है, वरना तो और एक जय है जो कल मुई आसा, जय कभी मेरे को एक गिलास पानी बिना पूछे है। बुआ जी के रेडियो पर अब आशा पुराण शुरू हो चुका था, जो कि नॉन स्टॉप चल रहा था। और इस बीच आरव मामा जी, मामी जी और मौसी से मिला और चुपचाप मौका देखकर वहां से निकल लिया और कांपता थर्राता सीधा जाकर रेहान के बिस्तर में उससे लिपट गया। उसकी इस हरकत से रेहान भी घबरा गया। उसने उससे बार बार पूछा तो बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, बुआ जी। क्या? रेहान इतनी जोर से चिल्लाया कि घर में मौजूद सारे लोग वहां पहुंच गए और जब उन्होंने सुना कि बुआ जी आई हैं तो बाकियों को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस शर्मा भी अगले पल उसी चादर में दुबके हुए थे। मिस्टर राठौर के बार बार पूछने पर मिस्टर शर्मा ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो भी एक पल को सोच में पड़ गए। फिर अंत में प्लान बना कि आज दिन भर कोई उस घर में नहीं जाएगा। अब सब सीधा रात को पार्टी में पहुंचेंगे, क्योंकि पार्टी में तो लोगों के बीच बुआ जी कुछ बोल नहीं पाएंगी, तो उनका कचरा भी नहीं हो पाएगा। उनकी बात सुनकर वो दोनों चौंक गए, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
आप सब सीधा रात को पार्टी में पहुंचेंगे क्योंकि पार्टी में तो लोगों के बीच बुआ जी कुछ बोल नहीं पाएंगी तो उनका कचरा भी नहीं हो पाएगा। उनकी बात सुनकर वो दोनों चौंक गए क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिस्टर राठौड़, अब कुछ खास नहीं बेटा जी, बस आरजू के लिए छोटी सी वेलकम पार्टी रखी गई है और चूंकि सारा इवेंट मैनेजमेंट वालों को दिया गया है तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सबको बस तैयार होकर सीधा वेन्यू पे पहुंचना है। देवकी जी, अच्छा अब सुनो, आरजू तुम दोनों के लिए बहुत ही खास है तो ये सारा फंक्शन उसी के लिए है, तो तुम दोनों भी आज खास लगना है ना? अगर चाहो तो सैलून जाकर अच्छे से तैयार हो सकते हो, वैसे भी दिन भर काम में घुसे रहते हैं मेरे बच्चे, फिर आज मौका भी तो है तो जाकर थोड़ा खुद पर ध्यान दे लो। हाँ मिस्टर शर्मा, वैसे भी अब आरजू कोई बच्ची तो है नहीं, अरे भाई अब वो डॉक्टर बन गई है तो तुम दोनों भी उसके लेवल का लगना है ना, जरूरी है, वरना लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर आरजू मित्तल शर्मा और टीचर लड़कों के साथ घूमती है। हा? उनकी बात सुनकर जहाँ बाकी सब जोर जोर से हंस रहे थे वहीं वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से उनकी ये दुर्दशा हो रही है। वहीं मित्तल हाउस में आरजू खुद ही पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स करवा रही थी और बीच बीच में बुआ जी, फूफा जी, मामा मामी और पापा मौसी को से सलाह भी ले रही थी। हॉस्पिटल के बेड पे अध लेटा हुआ सोहम फोन पर किसी से आरजू के बारे में पूछ रहा था। जब उसे पता चला कि आरजू उसी लड़के के साथ हॉस्टल छोड़कर और ये शहर छोड़कर जा चुकी है तो वो आग बबूला हो गया और वहाँ रखी सारी चीजें तोड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर कुछ हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ पहुंच गया और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने उन लोगों को भी घायल कर दिया। अंत में उसे कोई 10-8 लोगों ने जबरदस्ती पकड़ा और डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, तब जाकर वो शांत हुआ। डॉक्टर, मिसेस खन्ना, आप अच्छे से जानती हैं कि सोहम की मानसिक स्थिति क्या है। वो किसी भी चीज को पागलपन की हद तक चाहता है और अगर वो चीज उसे ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, खुद को और दूसरों को भी। मिसेस खन्ना, लेकिन डॉक्टर, आपने जो दवाइयां दी थी उनसे उसका पागलपन कम तो हुआ था ना, फिर ये सब। डॉक्टर जी, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या फिर। मिसेस खन्ना, या फिर क्या डॉक्टर? डॉक्टर विभोर, तुम तो इसके साथ हमेशा रहते हो ना, क्या तुम कुछ जानते हो? क्या उसे कुछ पसंद है? विभोर जी, वो IMS की एक डॉक्टर है और वो काफी समय से उसे पसंद भी करता है, लेकिन डॉक्टर उसने इन सालों में कुछ भी कभी नहीं किया। अरे नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसने तो कभी उससे बात भी नहीं की, तो फिर ये सब।